हाय फ्रेंड्स, मैं आर के शर्मा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और साथ साथ हमें काफ़ी खुशी है और यह खुशी आप लोगों के कारण है, क्योंकि आप लोगों में से अधिकांशतः स्टूडेंट ने 35 में 35, 10 का 10 और 3 का 3 एकदम सही बनाया है। वैसे सभी स्टूडेंट को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने टोटल के टोटल क्वेश्चन सही सही सोल्व किया है। हालांकि फंडामेंटल के अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अधिकांशतः क्वेश्चन को सही बनाए हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या बाहरी बहुतों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा। तो हम आप लोग के बीच आज उपस्थित हुए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का 2022 का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो आज आप लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमती है। दुआ है, हम ऊपर वाले से हमेशा मनाते रहते हैं कि आपका आगे का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए, जैसा फिजिक्स का गया है वैसा ही सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो और आप लोग का रिजल्ट जो है वह बेस्ट और सुपर बेस्ट हो। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन जो है 2022 का, यह सेट बी आपको दिख रहा होगा। हो सकता है आप लोग का सेट कोई और हो, तो कौन सा सेट है आपके पास उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हम सामने में क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका आंसर बताएंगे और जिस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो, अलग अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन वही होता है और उसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन वही होता है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला पेज आप लोग के सामने है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें। पहला पेज जो है आपके सामने है, उसमें देखिएगा तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, कहाँ लिखना है, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है और किस कलर से लिखना है। यह सब इंस्ट्रक्शन है पेज 1 और पेज 2 का। पेज 3 में हम लोग चलते हैं। पेज 3 से हम लोग के क्वेश्चन का शुरुआत हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको पावर दिया हुआ है, यानी क्षमता दिया हुआ है लेंस का, और फोकस दूरी आपको निकालना है। स्टूडेंट ज़रा ध्यान देंगे, बिहार सरकार का या बीएसईबी कहिए या सीबीएसई कहिए, एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, लेकिन बिहार सरकार जो है वह, जैसे आप लोग चाहते हैं कि मेरा 98 हो जाए, 99% हो जाए, 100% हो जाए, उसी तरह बिहार सरकार भी अब दिमाग में बैठा लिया है कि हमको रिजल्ट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इस चक्कर में क्वेश्चन आपका इतना ईजी करते जा रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे यह पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, यह सिर्फ एक न्यूमेरिकल है। आपका क्वेश्चन जो है, जितना 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इस 70 मार्क्स को दुगना किया गया है, मतलब 140 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें सिर्फ 1 मार्क्स का यह जो क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल है, जबकि न्यूमेरिकल आना चाहिए 15 to 20%। लेकिन बिहार सरकार जो है वह रिजल्ट को आगे बढ़ाने के चक्कर में यह न्यूमेरिकल को ख़त्म कर दिया है। यूँ कहिए कि क्वेश्चन को एकदम इजी कर दिया है। खैर, आप लोग के लिए अच्छी बात है, जितना इजी रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट आएगा। और हमें पता है कि आप लोगों में से बहुतों स्टूडेंट जो है वह 90% से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। उसका खुशी आप लोग को मिलेगा। बिहार सरकार अपना एग्ज़ाम दे रहा है, आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पावर दिया हुआ है और आपको निकालना है फोकल लेंथ। इसमें हम आप लोग को बताए होंगे कि पावर का 2 फार्मूला आपके सामने होता है। एक फार्मूला होता है P = 1/f। इस फार्मूला का यूज करते हैं जब f का वैल्यू मीटर में हो तब। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सभी ऑप्शन में जो फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, कहीं मीटर में दिया हुआ है, कहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दोनों में जब दिया हुआ है तो हम लोग मीटर में ही निकाल के देख लेते हैं। अगर इस फार्मूला को सेट करेंगे तो f = हो जाएगा 1/p। 1/p का मतलब 1/4, और अगर 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.25। और यह जो 25 आएगा, 0.25 का किस में आएगा तो मीटर में आएगा, और मीटर में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ए सही। यानी पहला क्वेश्चन का हम लोग का सही ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता आपसे पूछा गया है, यानी डिस्पर्सिव पावर पूछा गया है और इसका फॉर्मूला सामने है। आप लोग डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 4 फार्मूला दिया हुआ है। और इसमें याद कर लीजिए, हम लोग पढ़े थे ओमेगा = होता है μv - μr बाई μ-1। और यह जो म्यू होता था वह मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, और मीन रे जो होता है यह येलो होता है, इसलिए म्यू के जगह μy भी लिखे थे हम लोग। तो μy - 1 भी ले सकते हैं या μ-1 भी ले सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग का पहला ऑप्शन जो है वह सही है, यानी डिस्पर्सिव पावर के लिए
सही फार्मूला हो गया ऑप्शन ए, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस वन, या म्यू वाई माइनस वन भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें अगर आप देखेंगे, चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें कट रहा है, इंग्लिश को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले। अब क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसको हम बीच में ले, हाँ चलिए क्वेश्चन अब दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो ठीक से क्वेश्चन को आप देखिएगा तो लेंस के लिए आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद वाटर के लिए म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एयर में फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ ए, और आपसे पूछ रहा है कि वाटर में फोकल लेंथ कितना होगा। तो यह क्वेश्चन भी बनाने वाला नहीं है, आप लोग फार्मूला जो पढ़े थे उसमें याद भी होगा आपको कि अगर किसी भी लेंस को, चाहे वह कोई भी लेंस हो, अगर उसे हम डुबा देते हैं वाटर में, तो वाटर में फोकल लेंथ जो हो जाता है वह एयर वाले फोकल लेंथ का 4 टाइम्स हो जाता है, जिसमें आप लोग याद कीजिए क्वेश्चन दिए थे 20 सेंटीमीटर करके, तो 80 सेंटीमीटर आया था। तो वाटर में फोकल लेंथ जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है, यानी हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यानी वाटर में फोकल लेंथ जो हो जाएगा एयर का 4 टाइम्स हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रायले के स्कैटरिंग थ्योरी के आधार पर, यानी रायले के प्रकीर्णन सिद्धांत के आधार पर आपका कौन सा फार्मूला सही है। याद कीजिए इसमें फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड लाइट का होता है वह वेवलेंथ के 4th पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, आई वेरिजेज 1/λ⁴। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो यह देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पूछा गया है चार्ज का वैल्यू, और किसका चार्ज पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का चार्ज आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, याद होगा सबको। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कार्य फलन, यानी वर्क फंक्शन का वैल्यू पूछा जा रहा है। और किसका वर्क फंक्शन, तो सोडियम का। तो वर्क फंक्शन जो होता है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, या इंसुलेटर हो या कंडक्टर, उससे मतलब नहीं है, सबका अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। यहाँ पर सोडियम का वर्क फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है, और सोडियम का वर्क फंक्शन जो होता है यह होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन सी में आपका सही है। इस तरह छठा क्वेश्चन का हम लोग का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन का संख्या। न्यूट्रॉन का संख्या अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में भी निकालना सीखे होंगे, फिजिक्स में भी हम बताए थे कि अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A-Z। और A-Z जो फॉर्मूला दिया हुआ है यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है। याद कीजिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो इस तरह बताए थे आप लोगों को कि कोई भी एलिमेंट होता है उसमें नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में मास नंबर होता है। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाले मास नंबर में से नीचे वाले एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा A-Z, यानी 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर रहा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें याद कीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग पढ़े होंगे कि कितना तरह का होता है, तो 7 तरह का पढ़े होंगे। पहला होता था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, उसके बाद था अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। यह 7 तरह का वेव था। और इसमें से 7 में से कौन कौन है, तो एक्सरे यहाँ पर है, इंफ्रारेड है और बाकी कोई नहीं है। लेकिन यह आप ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे कि 7 का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वह रे होता है, यानी लाइट वेव जो होता है वह 7 का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो यह प्रकाश तरंग हो या एक्स किरण हो या अवरक्त किरण हो, या तीनों के तीनों जो है वह विद्युत चुंबकीय है। सिर्फ साउंड वेव जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी साउंड वेव, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको एकदम इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में अभी आपके सामने है हीरा का क्रांति कोण, और उसके आगे एक और किसी का क्रांति कोण पूछा गया है, शायद वाटर का पूछा गया है। तो जब आएगा तब बात करेंगे उसका। याद कीजिए आप लोग क्रिटिकल एंगल सबका याद किए थे। वाटर का कितना, तो 48, उसके बाद ग्लास का पढ़े थे 42, और हीरा यानी डायमंड का क्रिटिकल एंगल पढ़े थे 24 डिग्री। 24 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन डी में है, इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन हो गया डी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है फोटोन का एनर्जी।
फोटोन का एनर्जी इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लीजिए इसको, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में आप लोग पढ़े थे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, और E इज इक्वल टू एच न्यू जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में है, इसलिए 10 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो H का फॉर्मूला पूछ रहा है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, चुंबकन क्षेत्र का फॉर्मूला। इसके लिए याद कीजिए आप लोग म्यू का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे B/H। अगर इसमें से हम H को अलग कर दे तो यह फॉर्मूला बन जाएगा B/म्यू, और वैक्यूम के लिए अगर करना होगा तो दोनों में नॉट लगा देंगे। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन दिख रहा है ए में, तो 11 का सही आंसर हो गया B0/म्यू0, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में आप लोग याद हो करिए, दो तरह का ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी ऊंचाई और निम्न ऊंचाई। तो यहाँ पर स्टेप अप का बात है, और स्टेप अप का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज को बढ़ाना मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है इसमें आपसे पूछ रहा है प्रतिघात का वैल्यू, यानी इसमें पूछ रहा है आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, हो सकता है आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा। अब क्या कंफ्यूजन है इसको समझिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपसे पूछा गया है। अगर आप सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखिएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसके आधार पर आपको दिख रहा है सी आप मार देंगे, लेकिन यह ऑप्शन सी जो है वो आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वह किसका है, तो डायरेक्ट करंट का है। डायरेक्ट करंट का है मतलब दिष्ट धारा का, और आप लोग को याद होगा कि दिष्ट धारा का फ्रीक्वेंसी आप लोग को हम बताए थे कि 0 होता है। दिष्ट धारा जो है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 0, यह क्वेश्चन भी आप लोग याद किए थे। तो दिष्ट धारा का फ्रीक्वेंसी अगर 0 होता है, अगर हम एक्सेल को तोड़ते हैं तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2πfl। इस फार्मूला में 2 पाई है, f का वैल्यू भरना पड़ेगा 0, l के जगह l रहेगा, इस तरह आंसर हो जाएगा 0। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 0, जो कि ऑप्शन ए में है। यानी दिष्ट धारा के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका वैल्यू हो जाता है 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। याद कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, m इज इक्वल टू NIA। यह मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपके सामने ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए 14 नंबर का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है पावर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पावर, और कौन सा पावर, तो एवरेज पावर। याद कीजिए हम लोग एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, PAV इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, इस तरह का फॉर्मूला पढ़े थे। अब अगर आप देखेंगे तो VRMS के बदले ERMS भी लिख सकते हैं, और ERMS अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी को मैच कराएंगे, तो PAV यानी एवरेज पावर का फॉर्मूला है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जो कि सही फॉर्मूला है। इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी PAV इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू cos फाई। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है पावर फैक्टर का, यानी शक्ति गुणांक का। और आप लोगों को याद होगा शक्ति गुणांक का जो है दो फार्मूला था, एक फार्मूला था एवरेज पावर बाय अपरेंट पावर, और दूसरा फार्मूला था R/Z। आपके सामने स्क्रीन पर R/Z है, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कलांतर पूछ रहा है, और किसका कलांतर पूछ रहा है, तो LR सर्किट का। इसके लिए थोड़ा सा याद कीजिए, इस तरह का फिगर हम आप लोगों को बताए थे, इस तरह का फिगर करके बताए थे कि अगर आपका LR सर्किट है तो इसमें R को दिखाए थे, और इसमें आपको हम ओमेगा L को दिखाए थे। यहाँ पर जो एंगल था इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। अगर इसमें tan थीटा आप लेके चलिएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L/R। अब इसमें से अगर हम थीटा को अलग कर ले तो जरा देख लीजिए थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ओमेगा L/R हो जाएगा। और यह ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो दिख रहा है ऑप्शन सी में, tan इनवर्स ओमेगा L/R। इस तरह हम लोग का जो यह क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है परिनमन अनुपात।
और यह परिनमन अनुपात किसका, तो ट्रांसफार्मर का। इंग्लिश में अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको बताना है, और किसका, तो ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना हुआ और इनपुट वोल्टेज कितना था, उसका रेशियो। आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है VS/VP। आगे बढ़ते हैं, RC का डायमेंशन पूछा जा रहा है। अब डायमेंशन निकालना आप लोग को बताए थे। डायमेंशन निकालने का इजी तरीका होता है कि पहले जो भी जिस किसी का डायमेंशन निकालना है उसको लिखिए, उसको लिखने के बाद इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। R का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे V/I होता है, और C का फॉर्मूला पढ़े थे Q/V होता है। आप लोग देखेंगे V से V अगर काट दे तो Q/I बचा। Q का फॉर्मूला हो जाता है IT, और I का फॉर्मूला I है। I से I काट देते तो बच गया T। तो इस तरह T हो गया, और T का डायमेंशन T ही होता है, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग को दिख रहा है M0L0T। तो इस तरह 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है SI यूनिट। किसका SI यूनिट, तो पोल स्ट्रेंथ का, यानी ध्रुव प्रबलता का। ध्रुव प्रबलता का अगर आपको यूनिट याद है तो याद है एम्पियर मीटर याद होना चाहिए। आप लोग को नहीं याद है तो फार्मूला याद कीजिए। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे M=IL। फार्मूला के अनुसार I का यूनिट हो जाएगा एम्पियर और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। एम्पियर मीटर ऑप्शन सी में है। इस तरह 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़िए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो 4 फार्मूला दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए जो वर्क होता है उस वर्क का कौन सा फार्मूला सही है। इसमें याद कीजिए वर्क का जो फार्मूला आप लोग पढ़े थे W=mb×1 - cos थीटा, यह फार्मूला सही है। तो इस तरह 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का हो जाता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है आपसे माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पूछा जा रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पूछा जा रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद कीजिए। हम लोग फार्मूला पढ़े थे M= होता है 1+D/f, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरह 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, M=1+D/f। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो दो लेंसों का कॉम्बिनेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है पावर का फॉर्मूला। इसमें ध्यान दीजिएगा, पावर के लिए आप लोग को याद होना चाहिए कि पावर निकालने के लिए जितना भी लेंस कॉम्बिनेशन में होता है सबके पावर को ऐड कर देते हैं, और ऐड कर देते हैं ऑप्शन ए है। फोकल लेंथ भी आप लोग को इसमें बताए थे। फोकल लेंथ के लिए इस तरह करते थे F=F1F2/F1+F2। तो यह फार्मूला जो होता था यह फोकल लेंथ के लिए होता था और पावर के लिए यह होता था। तो इस तरह 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़िए हम लोग 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा μg और μw का वैल्यू दिया हुआ है। इंग्लिश की ओर थोड़ा सा बढ़ जाए। μg और μw का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, और इसके आधार पर आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू, तो पूछा जा रहा है Wμg। Wμg के लिए जरा याद कीजिए। अगर आप Wμg लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा μg/μw, और μg का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, μw का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9/8। 9/8 ऑप्शन है सी। तो इस तरह हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर से आ गया क्रिटिकल एंगल। एक बार और आया था क्रिटिकल एंगल, हाँ कांच का क्रिटिकल एंगल निकालना है आपको, निकालना नहीं है बताना है। तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे कि कांच का जो क्रिटिकल एंगल होता है वह होता है 42 डिग्री यानी 42 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। इसमें देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति यानी नेचर पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आप लोग को याद होना चाहिए लाइट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसका नेचर कैसा होता है, तो ट्रांसवर्स होता है, और यह ट्रांसवर्स ऑप्शन ए में है। तो इस तरह हम लोग का 26 का आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो 27। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो यह तो आप लोग देखे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिफ्रैक्शन फार्मूला था प्रिज्म के लिए, और रिफ्रैक्शन फार्मूला जो था इसमें इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए पूछता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि आप लोग को बताए भी थे। तो इस तरह यह रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, यानी प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है μ=sin डेल्टा प्लस a/2/sin a/2। तो इस तरह 27 का ऑप्शन ई सी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है प्रकाशीय पथ के बराबर कौन होता है, यानी ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू पूछा जा रहा है।
अगर आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल पाथ बाई लेंथ ऑफ पाथ। इसके आधार पर अगर हम लोग निकालते हैं ऑप्टिकल पाथ, तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। तो इस तरह प्रकाशीय पथ के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग चलते हैं। 29 क्वेश्चन में है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सिस पर और नॉन एक्सिस पर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। इसमें बता रहे थे आप लोगों को कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वह डबल होता है और नॉन एक्सिस पर जो होता है वह आधा होता है। यानी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नॉन एक्सिस वाले को 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन एक्सिस का मतलब इक्वेटर का डबल होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग का जो यह क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था 29 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कौन सा सही है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कीजिए, अगर कोई मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे T = 2π√I/mb, और यह b जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। इस तरह T = 2π√I/m × BH हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्वेश्चन आपसे है उसी से रिलेटेड, यानी अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए टाइम पीरियड का ठीक इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का। फिर से ऊपर की ओर जरा देख लीजिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके सामने है, और यह जो टाइम पीरियड है इसके बदले हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, या इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखने के लिए यह जो फॉर्मूला है आपका बी का, जो कि अभी बताएं ऑप्शन बी, इसी को उलट देना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, इसको अगर उलटते हैं यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2π और √b चला जाएगा ऊपर BH, उसके बाद m भी चला जाएगा ऊपर, नीचे में कौन रहेगा, तो I रहेगा। यानी इसको अगर आप देखें n को और BH को, तो n जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है √BH। अब अगर हम रूट हटाना चाहते हैं तो n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन के लिए ही इसको हम लोग सोल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में ऑप्शन है उसको देखिए। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में ही जो प्रूफ किए थे वह आ गया, यानी हम लोग का जो ऑप्शन ए है वह सही है, n² वैरिजेस BH। तो इस तरह 31 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर से ही रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, तो टेंजेंट लॉ, यानी टेंजेंट का नियम दिया हुआ है। इसमें आप लोग को बताए थे कि टेंजेंट लॉ जो होता है उसमें एक फार्मूला आपको बताए थे, BV/BH = होता है tan थीटा। इस तरह का फार्मूला आप लोग याद किए थे। अब इसमें होता क्या है टेंजेंट लॉ में, तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल कर दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस के वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लेके चले, मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस के वर्टिकल डायरेक्शन में लेके चले, तो BV के बदले हम लोग यूज कर लेते हैं B का, और BV के बदले अगर B का यूज कर ले तो B/BH = हो जाता है tan थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो B = हो जाएगा BH × tan थीटा। BH × tan थीटा अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में मिल गया। इस तरह 32 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ दीजिए। आगे आपको लिखा हुआ है फिर से फार्मूला पूछा गया है इस बार, यानी जितना जो फार्मूला याद किया, इसीलिए आप लोग को बोलते थे कि जितना ज़्यादा फार्मूला हो याद कर लीजिए। और इस साल तो शायद लगातार हम देख रहे हैं कि फार्मूला वैल्यू यही पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को याद होना चाहिए। ऑप्शन है आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपेक्षिक विद्युतशीलता इसका इंग्लिश क्या होता है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे μr = μ/μ0, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है 33 नंबर क्वेश्चन के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग निकाले थे बी का जो फॉर्मूला निकाले थे, याद कीजिए बी हम लोग का निकला था √BH² + BV²। अगर इधर से रूट हटाते हैं तो इधर में b पर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरह 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए फॉर्मूला। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए यानी वैक्यूम में जो इसका स्पीड होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है C = √μ0 × ε0, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह 35 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक। लेकिन आप लोग के सामने 70 क्वेश्चन है और इस 70 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आप बनाइए आपको पता है, इसलिए हम तो भाई टोटल का आंसर आप लोग को बताएंगे। आप जो बनाए हैं उसके अनुसार आप अपना मैच करा लीजिए कि आप कौन कौन बनाए हैं और उसमें से कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत हो गया है। गलत हो गया कोई बात नहीं, अगला सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है F/Q यानी फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 37 की ओर चलिए। 37 में आपसे फिर फार्मूला ही पूछा जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट किए थे सिग्मा से और सिग्मा का फॉर्मूला हुआ था Q/A। याद कीजिए चार्ज डेंसिटी 3 तरह का हुआ था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ था Q/A यानी चार्ज बाई एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है स्फेरिकल कैपेसिटर। यह एक क्वेश्चन जो है यह आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, यानी इकाई क्वेश्चन ऐसा संजोग से कभी आ जाता है, उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वह बिहार बोर्ड के 12th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव में आप लोग को पढ़ना था और कॉम्पिटिटिव अगर पढ़े होंगे तो याद कीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है C = 4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R, जिसको हम आप लोग को पढ़ाए होंगे AB बाई A-B करके। इसमें स्मॉल r जो होता है वह बाहर में जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस होता है स्मॉल r, और कैपिटल R जो होता है वह भीतर में जो कंडक्टर है उसका रेडियस होता है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिस तरह 2 प्लेट पैरेलल होता है उसी तरह स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 स्फेरिकल प्लेट होता है। भीतर वाले का रेडियस हो जाता है कैपिटल R और बाहर वाले का रेडियस होता है स्मॉल r। उसके आधार पर फॉर्मूला C का निकलता है 4πε0 स्मॉल r इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो यह हो गया 38 का आंसर। 39 की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। 39 में तो फॉर्मूला पूछा जा रहा है और इसी टाइप का इससे पहले भी A/μg करके शायद था आप लोग का, उसी से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला आ गया। 1μ2 का फॉर्मूला क्या होता है तो ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है, μ2/μ1 हो जाता है और μ2/μ1 आपके सामने कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस तरह 39 का आंसर हो जाता है हम लोग का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग का जो आई होता है उसके रेटिना पर जो इमेज बनता है वह कैसा बनता है। तो यह तो आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में तो बार बार रट्टा ही मारे होंगे कि जो इमेज बनता है हम लोग के आई पर वह रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और ब्रेन में जाते जाते वह सीधा होता है। तो इस तरह 40 नंबर का ऑप्शन बी सही है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक एंड उल्टा। आगे बढ़िए 41 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 41 में। इसमें आपसे फिर फॉर्मूला पूछा जा रहा है टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का और नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी सामान्य समायोजन में याद कीजिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है -FO/FE, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है टेलीस्कोप के लिए। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग का है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो निर्वात का परावैद्युतांक पूछा जा रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है वैक्यूम का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही दूसरा नाम होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी आप लोग याद कीजिए न्यूमेरिकल में बार बार इसका यूज करते थे। ε0 का वैल्यू कितना होता है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इस तरह 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर, यानी आप लोग का इतना इजी क्वेश्चन है कि हमें बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, सारा फॉर्मूला पूछा गया है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, यह डाइपोल मोमेंट होता है, मोमेंट होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, छूट गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग डिनोट किए थे P से। P का फॉर्मूला था Q/2L और Q/2L के आधार पर इसका यूनिट हम लोग निकाले थे कूलम मीटर। तो इस तरह कूलम मीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 44 का आंसर हो जाएगा बी, कूलम मीटर। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है
और कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म याद कीजिए। इसमें आप लोग को बताए थे कि पहला पर दूसरा के द्वारा फोर्स और दूसरा पर पहला के द्वारा फोर्स इक्वल होता है, और उसी को क्यूब के रूप में भी तोड़े थे। क्यूब के रूप में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, नीचे में अगर आर क्यू हो गया तो ऊपर में आर लगा हुआ दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन ए सही हो गया। तो वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्ब्स लॉ का इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 की ओर। 46 क्वेश्चन में अगर हम लोग चले तो इसमें आपसे कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, लगातार फार्मूला ही फार्मूला बताते बताते मेरा भी दिमाग बोर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मिलाते चलिए आप लोग का दिमाग बोर नहीं होना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे सी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। कैपेसिटी के लिए याद कीजिए, कैपेसिटी का पढ़े होंगे, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। 47 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें फिर एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। हाफ सी वी स्क्वायर खोज लीजिए कहाँ पर है, तो बी में है। बी में ऑप्शन है एनर्जी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 में। 48 में फिर से फॉर्मूला ही है, और इसमें पूछा जा रहा है कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ा गया है, इक्वल कैपेसिटर को, याद कीजिए इसमें हम बताए थे C1 करके नहीं C करके बताए थे कि अगर पैरेलल में होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है NC, और NC खोजिएगा किस में है, तो C1 करके ऑप्शन सी में है इस तरह, और 48 का आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 में आपसे पूछा जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका पूछा जा रहा है, तो एयर का। अब यह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का कितना होता है, तो यह होता है 30 लाख वोल्ट पर मीटर। 30 लाख वोल्ट पर मीटर अगर आप मिलाते हैं, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 लाख वोल्ट मीटर जो होता है वह एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब यह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह इंसुलेटर के लिए होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वह मैक्सिमम वैल्यू होता है जहां तक वह इंसुलेटर हो। उस वैल्यू के बाद अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वह बन जाता है कंडक्टर। अब जरा सोच के देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के देखिए। अगर एयर का हम बात करें तो एयर को अगर इतना पोटेंशियल दे दिया जाए, 30 लाख वोल्ट पोटेंशियल अगर एयर को दे दिया जाए, तो एयर भी कंडक्टर बन जाएगा, यानी एयर टू एयर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यही होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन 49 तो हो गया, 50 में चलते हैं। 50 में फिर से फॉर्मूला पूछा जा रहा है किसका, तो बाइंडिंग एनर्जी का। याद कीजिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ऑप्शन सी में है। 50 नंबर क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में आपको इसमें पूछा जा रहा है कि बाइनरी जो है उसमें कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल में दिया हुआ है 8, और डेसिमल में जो 8 दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसमें कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को बताए थे कि लिखिए, इसमें से 0 घटाइए या 1 घटाइए, डिवाइड कीजिए 2 से, फिर जितना आता है डिवाइड करने के बाद उसमें से 0 या 1 घटाइए, डिवाइड कीजिए 2 से, फिर जो आता है उसमें से 0 घटाइए, डिवाइड कीजिए 2 से। 2 से डिवाइड करने पर 1 आ गया, इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर आ गया 1 0 0 0, जो कि ऑप्शन ए में है। और ये तो आप लोग को याद भी होगा कि 8 के लिए होता है 1 0 0 0। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 52। 52 में चलिए नैंड गेट। नैंड गेट में देखिए डी लगा हुआ है, और हम आप लोग को बोले थे कि डी लगा हुआ है तो इसका जो लॉजिक सिंबल होता है वो डी के जैसा होता है। डी के जैसा 2 सिंबल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। नैंड गेट जो है उसमें नॉट गेट भी लगा हुआ है, और नॉट गेट के लिए आप लोग को बोले थे कि उसमें गोला रहना चाहिए। अब गोला देखिए किस में है, डी में गोला है। इस तरह ऑप्शन सही है, यानी नैंड गेट के लिए लॉजिक सिंबल हो गया ऑप्शन डी वाला सही है। आगे है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ और टी हाफ और डी के कांस्टेंट, यानी अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक के बीच संबंध। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई लेमडा। खोज लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में सही दिख रहा है। ऑप्शन ए में सही दिख रहा है, यानी टी हाफ का फॉर्मूला ऑप्शन ए वाला सही है। आगे बढ़िए, आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा क्या है। याद कीजिए नेचर अल्फा का बताए थे। अल्फा का नेचर क्या है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी में है। तो इस तरह अल्फा के लिए ऑप्शन हो गया सी। 54 का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन में सामने में आ गया कौन सा इक्वेशन सही है। यह देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि केमिस्ट्री का ही तो है, लेकिन वास्तव में आप लोग पढ़े थे। याद कीजिए केमिस्ट्री भी तो फिजिक्स में पढ़ना ही है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सा इसको हम इधर कर ले ताकि स्पष्ट यह दिखाई दे। हाँ, इसमें आ जाइए। इसमें क्वेश्चन में है हीलियम को दिखाया गया, और हीलियम के लिए अभी अभी ऊपर में देखे हैं कि हीलियम जो होता है वो अल्फा होता है, यानी किसी में से अल्फा को निकालने पर आप याद कीजिए
उसका जो मास नंबर होता है उसमें 4 पॉइंट का कमी होता है और एटॉमिक नंबर में 2 पॉइंट का कमी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 38 है, 238 है, 92 है, एटॉमिक नंबर 2 पॉइंट घटेगा तो हो जाएगा 90, मास नंबर 4 पॉइंट घटेगा तो 234 हो जाएगा। तो यह तो मैच कर रहा है, लेकिन अगर किसी का एटॉमिक नंबर बदल गया तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट वही रह जाएगा, यूरेनियम ही रह जाएगा। यूरेनियम 90 नंबर पर नहीं होता है। 90 नंबर पर अब दूसरा ऑप्शन मिला के देखिए तो ऊपर वाला मिल रहा है, नीचे वाला मिल रहा है, ठीक है, और यह थोरियम बन गया, सही है। तो इस तरह हम लोग का यह ऑप्शन बी सही है। अगर हम यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल यानी 2 हीलियम 4 को निकालते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में। एटॉमिक नंबर हो गया 90, मास नंबर हो गया 34, यानी मास नंबर में 4 अंक का कमी होता है, एटॉमिक नंबर में 2 अंक का कमी होता है। तो इस तरह 55 का हम लोग का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 55 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है बायोट-सेवार्ट लॉ का। बायोट-सेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जो पूछ रहा है, इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो याद कीजिए बायोट-सेवार्ट लॉ में एक फार्मूला आप लोग को हम बताए थे। क्या फार्मूला होता है? तो dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r², ऐसा फार्मूला था। और साइन थीटा जो होता है यह वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में इसको तोड़ दिया गया है। तो साइन थीटा को तोड़ेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में टूटेगा। वेक्टर प्रोडक्ट में कहाँ तोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए में और सी में। लेकिन अगर ऊपर में आप देखेते हैं, ऊपर में अगर आर कैप लगा दिए तो नीचे में आर क्यू होना चाहिए, आर क्यू है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। यानी हम लोग का जो यह क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कितना नंबर क्वेश्चन था? तो 56। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 57। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। हाँ, पृथ्वी पर आपसे पूछ रहा है बी का वैल्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है अर्थ पर। तो अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है यह कितना होता है? तो 25 to 60 माइक्रो टेस्ला, यह होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यानी 25 से 65 माइक्रो टेस्ला। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं पावर में तो 25 या 65 जो भी होता है यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, इनटू में आएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। लेकिन आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार जाते हैं तो यह जो नंबर है यह कन्वर्ट हो जाएगा कितना में? तो 10 में। 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁵। तो इस तरह 57 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला, जो कि ऑप्शन डी में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला याद कीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे, M इज इक्वल टू क्या होता है? तो NIA। तो धारावाही कुंडली के लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाता है NIA। NIA कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी में हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन सी सही हो गया 58 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 59 में। 59 में आपसे पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू। इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख ले। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, यह फार्मूला हुआ था C/NAB। तो इस तरह गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का फार्मूला हो गया C/NAB। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसमें I का फार्मूला हम लोग निकाले थे, तो I का फार्मूला आया था C/NAB × phi, ऐसा फार्मूला आया था। तो यह जो था C/NAB, इसी को कहा गया था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आदर्श अमीटर है, यानी आइडियल अमीटर। याद कीजिए, अमीटर वह होता है जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, और आइडियल होने के लिए कम से कम होना चाहिए, और कम से कम होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? तो 0 पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? तो 0 होता है, और यह आप लोगों को याद होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट याद कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वेबर। वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग W भी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 किसका है? तो लेंज का नियम। लेंज के नियम के लिए कहा गया है कि लेंज के नियम में किसका परिमाण है, यानी लेंज का जो लॉ है किसके प्रिंसिपल को ऑबे कर रहा है। तो इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग को बताए थे। शॉर्ट क्वेश्चन था कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ऑबे करता है, कैसे करता है, इसको प्रूव भी किए थे हम लोग। तो इस तरह लेंज लॉ जो है वह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ऑबे कर रहा होता है। आगे फार्मूला है प्रेरणिक प्रतिघात का, जो क्वेश्चन आया था ऊपर में, जिसमें आप लोग का आंसर आ गया था 0, उसी से रिलेटेड है। इसमें प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला ऊपर में भी आप लोग को बताए थे और तोड़े थे। तो XL इज इक्वल टू हम लोग लेके चले थे ओमेगा L, और ओमेगा के बदले लिख सकते हैं 2πfL। तो इस तरह ऑप्शन या किस में है? तो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है ए में।
तो ओमेगा का फॉर्मूला यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला के लिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में फिर यूनिट पूछ रहा है, किसका यूनिट? तो जिसका आपसे फॉर्मूला पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, याद कीजिए ऊपर में फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो E = पढ़े थे F/Q। यूनिट भरिएगा तो न्यूटन पर कूलम, और इसका तो दूसरा भी यूनिट आप लोग रटे हुए होंगे वोल्ट पर मीटर। खैर इसमें पहला यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है धारा घनत्व के लिए यानी करेंट डेंसिटी के लिए। करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, करेंट डेंसिटी होता है I/A, यानी यूनिट एरिया से जो करंट पास करता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसके आधार पर फॉर्मूला हो जाता है I/A। 65 में हो गया, बी का ऑप्शन सही है। 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, यानी गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू = VD/E, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। आगे बढ़िए, 66 का ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। 7 में चलते हैं, यानी 67 में पावर का यूनिट दिया हुआ है। पावर का यूनिट आप लोग पढ़े होंगे वाट होता है, और वाट किसके इक्वल होता है? तो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए सही हो गया, यानी 67 का ऑप्शन ए सही है। 1 वाट = 1 जूल पर सेकेंड, और यह तो आप लोग 11th में ही पढ़े होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 68 की ओर। 68 में क्या क्वेश्चन है? तो कलर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कलर कोड के लिए तो एक सेंटेंस आप लोग को याद होना चाहिए, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब उस सेंटेंस के अनुसार आप लोग को तो हम बता ही चुके थे, क्या लिखेंगे? तो लिख भी देते हैं एक बार, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बस इतना से ही हम लोग का काम चल जाता है। नंबर डाल दीजिए। BB रॉय में चलते हैं, पहला होता है 0, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 और 6। तो यह जो B होता है, यह B हो गया 6 के लिए हो गया। एक्चुअली होता क्या है तो आप लोग को याद होना चाहिए, पहला B जो होता है वह ब्लैक के लिए होता है, दूसरा ब्राउन के लिए होता है, और लास्ट वाला यह जो B है यह होता है ब्लू के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लीजिए। 6 किस में है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही है। 68 का ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 69 में। 69 में आपको दिया हुआ है एम्पियर आवर। याद कीजिए चार्ज से ही 12th का तो शुरुआत होता है, और चार्ज का फॉर्मूला था Q = IT। IT के अनुसार चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर आवर। तो यह जो एम्पियर आवर है यह किसका यूनिट होता है? तो चार्ज का यूनिट होता है। अब आगे बढ़ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए, पता नहीं कितना टाइम लगा, खैर कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर क्वेश्चन में है। आपको क्या पूछा गया है? तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। चलिए लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए। लॉरेंज फोर्स में क्या करते थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जोड़ते थे, और दोनों को जोड़ने पर फॉर्मूला क्या आता था? तो इसको जोड़ते थे वेक्टर के लॉ से, और फॉर्मूला आता था F = Q × E + V × B। तो इस तरह लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो गया ए। तो इसी के साथ हम लोग का यह कथा समाप्त होता है। अब अगला कथा हम लोग का आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन का, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग ज़रा हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर सर के द्वारा हम देखें, तो उसका आंसर हम लिख कर आप लोग के बीच इसी तरह उपस्थित हो जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लेकिन उसके लिए अगर आप लोग का इच्छा होगा तब, और इच्छा जताने के लिए आप लोग को कमेंट करना होगा। दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह आप देख लिए, हो सकता है आपका सही हो, या कहीं जो कन्फ्यूज़न हुआ होगा वह दूर हो गया होगा। आपका दोस्त लोग भी है जिसके पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, या मिलाना चाहेगा कि कितना मेरा सही हुआ, तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ साथ फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के लिए जान लीजिए, यह जो है आप लोग का जो 12th का एग्ज़ाम हो रहा है, यह देख चुके हैं कितना ईजी है। कितना ईजी इसलिए है चूँकि जो यह बिहार गवर्नमेंट है उसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपना रिजल्ट के परसेंटेज को हाई करें। जैसे आप अपने परसेंटेज को हाई करना चाहते हैं, उसी तरह बिहार सरकार जो है अपने परसेंटेज को हाई करके दिखाना चाहते हैं कि अदर स्टेट की तुलना में मेरा परसेंटेज भाई हाई ऊपर होना चाहिए। तो आप चाहते हैं जैसे ऊपर परसेंटेज, उसी तरह बिहार सरकार ऊपर परसेंटेज अभी चाहता है। दूसरा, कोरोना का कुछ इफेक्ट था, उसके कारण भी आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, तो क्वेश्चन को ईजी कर दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी इतना ही ईजी क्वेश्चन होगा। तो अगर इजी क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका छोटा भाई अगर कोई है तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप पढ़ाई कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन संजोग से इस साल पूछ दिया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल इस तरह का इजी क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग देख चुके हैं सिर्फ फार्मूला ही पूछा जा रहा है,
और न्यूमेरिकल जहाँ पूछना चाहिए 15 to 20%, उसमें 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा है, इसका मतलब 0.5%। अब जरा सोच के देख लीजिए कि एग्जाम का स्तर कितना नीचे चला गया। और ये भी जान लीजिए कि यह एग्जाम जो है यह आपके लाइफ को सेट नहीं करता है। आपके लाइफ को सेट करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना पड़ेगा, और आगे जस्ट एग्जाम के बाद आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, या तो नीट का या IIT JEE का। उसके लिए नोटिस भी हम कर दे आप लोग को। मेरे यहाँ जो बैच स्टार्ट होगा, टारगेट का बैच स्टार्ट होगा, टारगेट IIT या टारगेट नीट का बैच हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग को बैच में भी बोले थे, जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म होगा उसके ठीक 2-3 दिन बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को पास मेरा नंबर होगा, कॉल करके डेट पूछ लीजिएगा, या हो सकता है स्टेटस पर हम डाल दें या फेसबुक पर डाल दें, कहीं भी किसी भी तरह पता कर लीजिएगा। आपका जो फाइनल एग्जाम हो जाएगा, यानी 12th का जो एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे यहाँ बैच आप लोग का शुरू होगा इस साल के लिए, टारगेट बैच, जो कि नीट का भी होगा और IIT JEE का भी होगा। तो आप लोग को बैठना नहीं है, आगे के एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। और उसके लिए आप जैसे ही एग्जाम खत्म हो जरूर संपर्क कीजिए। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8507152734। तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और आगे के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं।